चलिए देवी और सज्जनों, अब आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जो कि आपके मैक्रो की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नेशनल इनकम की रिवीजन शुरू होने जा रही है। और अगर ये नहीं किया तो पेपर में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये यूनिट अकेली 10 से 12 नंबर तक की आती है एग्जाम्स के अंदर। तो इसलिए इस यूनिट को इग्नोर करना तो भाई साहब पाप है, ठीक है ना। और इसका एक शॉर्ट न्यूमेरिकल पेपर में आना ही होता है। बस चॉइस सिर्फ इतने की हो सकता है वो न्यूमेरिकल इस बार आपको चॉइस में देखने को मिल जाए या आपको करना ही करना पड़े। आपका सबसे पहला टॉपिक आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? याद करिए, जब आप 12th में नए नए बच्चे आए थे, मैंने उसमें आपको ये टॉपिक करवाया था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग होता है कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर इनकम जिस तरीके से फ्लो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे मींस हाउ इनकम इज वेरियस सेक्टर्स, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बीच में इनकम कैसे जनरेट हो रही है, फ्लो हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आखिरकार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेज क्या होते हैं? सबसे पहला फेज प्रोडक्शन फेज। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फेज? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा प्रोडक्शन फेज क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी है जनरेशन ऑफ इनकम। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, ये जो इकोनॉमी चल रही है 11th में आप पढ़कर आए हो, 3 स्तंभों पे खड़ी हुई है। कोई मुझे बताएगा वो 3 स्तंभ क्या थे? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। पढ़ा था। देश में प्रोडक्शन होती है, लोग उस प्रोड्यूस हुए सामान को कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के लिए पैसा खर्चते हैं, फिर वो पैसा वापस कंपनी के ओनर्स के पास जाता है, जिसके बाद वो ओनर्स उसी पैसे को इन्वेस्ट करके कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं कंट्री के अंदर। ऐसे ही कंट्री के अंदर क्या होती है? इनकम जनरेट होती है। उसी का ही एक एक्सटेंडेड टॉपिक है ये वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसका सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज का आपका दूसरा नाम क्या है? जनरेशन ऑफ इनकम। जब जनरेशन ऑफ इनकम होती है तो ये फेज किस में बदल जाता है? इनकम फेज। इनकम जनरेट हुई, उसके बाद इनकम क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी तो खुद बताओ, आपके पास इनकम आई है, आप उस इनकम का क्या करोगे? खर्च करोगे, यूज करोगे। तो इसलिए तीसरा फेज आपका क्या हो गया? एक्सपेंडिचर फेज, जिसका नाम होता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जिसे कहते हैं खर्चा करना। अब दोबारा सोचो, आपने खर्चा करा, ये पैसा खर्च होकर किसके पास जाएगा? वापस कंपनीज के पास जाएगा, और वो कंपनीज वापस क्या करेंगी? प्रोडक्शन करेंगी, और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। समझ आया? ये थे आपके फेजेस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक आता है, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं? बताओगे? एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला हाउसहोल्ड्स, दूसरा फर्म्स, तीसरी गवर्नमेंट, और अगला आता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपके सिलेबस में जितनी भी हम कैलकुलेशंस पढ़ेंगे या सारा जो हम मटेरियल पढ़ेंगे वो किन सेक्टर्स के लिए पढ़ेंगे? सिर्फ 2, हाउस होल्ड और फर्म्स। और इसी को क्या बोला जाता है? 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। क्या बोला जाता है इसे? 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। मैं एक दोबारा बोल देता हूं, एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपके 12th के सिलेबस के अंदर हम सिर्फ 2 ही सेक्टर के ऊपर स्टडी करते हैं। कौन है? हाउस होल्ड और फर्म्स। बाकी के 2 सेक्टर आप कहां पढ़ोगे? अपनी ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब ये तो हो गए 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं? ये भी होते हैं हमारे पास 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इन चारों की वजह से ही एक इकोनॉमी चलती है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, लैंड के बदले में क्या मिलता है? बताओ। लैंड के बदले में मिलता है रेंट। लेबर को क्या मिलती है? वेजेस या सैलरीज, ठीक है ना। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योर क्या लेके जाता है? प्रॉफिट, ठीक है ना। समझ आया? अब इसका एक पूरा हम डायग्राम पढ़ेंगे कि आखिरकार ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस कैसा होता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। चलिए, अब ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक इकोनॉमी के अंदर होते हैं 4 सेक्टर्स। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन आपने सिर्फ कितने पढ़ाए जा रहे हैं? हाउस होल्ड और फर्म्स। तो इसलिए हम जो जितना भी सारा थ्योरेटिकल वे में समझेंगे, कौन कौन से सेक्टर को लेकर समझेंगे? सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है ना। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये डायग्राम यहां से भी ओपन हो जाएगा, फिर यहां पे एंटर होगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और एक साइड से एंटर होगी गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट टैक्स का अपना एक पार्ट जोड़ती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जुड़ता है। वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, ये भी आप पढ़ो। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं, ये समझना बहुत आसान है। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं? ये देखो क्या देते हैं ये हाउस होल्ड को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताओगे क्या क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मुझे खुद बताओ, ये जो फर्म्स जो प्रोडक्शन करती हैं, इन्हीं हाउस होल्ड की जमीन को रेंट पे लेती है।
अब जो लेबर है वो भी हाउस होल्ड से ही निकल के फर्म्स में जाके काम करता है। आप खुद बताओ, आप भी जो बैंकों में पैसा सेव कराते हो, ये बैंक पैसा क्या करते हैं, लोन पे चढ़ा देते हैं, और ये लोन किसको देते हैं, इन्हीं ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इनको दे देते हैं। तो कैपिटल भी हाउस होल्ड से ही गई, और एक बिजनेस का मालिक भी तो हाउस होल्ड से ही निकल के जाता है। समझ आया? तो अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अब हाउस होल्ड ने जमीन दिया, फ्री में तो नहीं दी होगी, हाउस होल्ड लैंड के बदले में बिजनेस से क्या लेगा, रेंट। लेबर क्या लेकर आएगी घर, वेजेस या सैलरीज। कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्या घर लेकर आएगा, और ये जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, फैक्टर पेमेंट। तो फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दे दिया, फैक्टर्स पेमेंट दे दी। समझ आया? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, अभी मैंने बोला बिजनेस ने जमीन ली, ये लिया, वो लिया, अरे क्यों लिया, कोई तो पर्पस होगा, किस लिए लिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लेने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ। अब फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, अब ये फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बना के किसको बेचेंगे, इन्हीं हाउस होल्ड को बेचेंगे। ये देखो यहां से फर्म्स ने ये किसको बेच दिए, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को, देख रहे हो। अब क्या ये हाउस होल्ड फ्री में लेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, इसके बदले में वो क्या देंगे, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो हाउस होल्ड से निकल के पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स के पास चलेगा। ये देखो, समझ आया? ये था आपका पूरा डायग्राम जो आपकी बुक में भी बना हुआ है, और ये मैं आपको यहाँ पे बनवा दिया, और इसको ढंग से समझना, ये पेपर में आया हुआ है। ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, अगला आपका टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आ गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? अब अगला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, रियल फ्लो, मनी फ्लो। अब कईयों को समझने में दिक्कत आती है, ये बहुत ईजी है। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बनाया उसको दो टुकड़ों में तोड़ दो। अब रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें मनी इंक्लूड नहीं होती है। देखो, मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां पे एक और लिख सकते हो, एंड फैक्टर्स ऑफ, क्या लिख सकते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूं, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या नहीं, सॉरी, जो फर्म्स है वो हाउस होल्ड को क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या इतने प्रोसेस में कहीं मनी इंक्लूड हुई, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। अब इसी का ही उल्टा हो मनी फ्लो। अब ये देखो, मनी फ्लो क्या होता है, जिसके अंदर मनी इंक्लूड होती है, मींस फ्लो ऑफ मनी व्हेन मनी फ्लोज वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी जो इन्होंने यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे, अभी इन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज दिए थे, हाउस होल्ड उसके बदले में फर्म्स को क्या पे करते हैं, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ आया? और इधर मेरी बात सुनो, अगला आपका टॉपिक आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हाउस होल्ड है फर्म्स को क्या देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में ये जो फर्म है हाउस होल्ड को क्या पे करता है, फैक्टर पेमेंट्स। क्या पे करता है, फैक्टर पेमेंट्स। और यही है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें होते हैं दो तरीके के, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है आपका, इसमें मनी इंक्लूड नहीं होती है, और मनी फ्लो में मनी इंक्लूड होती है। समझ आया? चलिए इधर मेरी बात सुनिए, अगला आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और इससे बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, स्टॉक और फ्लो। और क्वेश्चन आपको डिफरेंस करने को भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो ये आपके सामने पूरा डिफरेंस लिखा हुआ है, तकरीबन 3 से 4 नंबर का आपके क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? तो आपको एक सीधी सीधी अगर मैं भाषा में समझाऊं, जब भी मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को लेके कुछ चीज मेजर कर रहा हूं, इसे बोलते हैं स्टॉक। लेकिन जब भी कोई मैं चीज ड्यूरिंग द टाइम मेजर कर रहा हूं, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो। मैं दोबारा बोल देता हूं, जब मैं कभी भी कोई भी चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहा हूं, ये बनता है मेरा स्टॉक। लेकिन अगर मैं ड्यूरिंग द टाइम मेजर करता हुआ चल रहा हूं, फ्लो। और इसका एग्जांपल सबसे मेन, इसमें बाल्टी और जो टूटी से गिरता हुआ पानी लिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूं एक टब है, टब में पानी इकट्ठा हो चुका है, स्टॉक। जो टूटी से पानी गिर रहा है वो है फ्लो। और अगर मैं इसे इकोनॉमी वाइज एक एग्जांपल दूं, जैसे अगर मैं आपको चीज बोलूं, मैंने हैरी से पूछा कि भाई साहब तेरा 2021 में बैंक बैलेंस कितना था, स्टॉक। मैंने इससे पूछा कि भाई साहब 2021 की इस तारीख से लेके इस तारीख तक तेरे पर डे क्या क्या बैलेंसेस तेरे बैंक में आते गए, फ्लो। तो भाई साहब ड्यूरिंग द टाइम मेजर होता हुआ जो चल रहा है, फ्लो है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को पकड़ के मेजर कर लिया, ये होता है स्टॉक। जैसे कि मैंने पूछा 2002 में भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, स्टॉक। भैया इस तारीख से लेके इस तारीख तक भारत की पॉपुलेशन में कितनी कितनी वृद्धि होती गई, फ्लो। समझ आया? अब इधर मेरी बात सुनिए, मीनिंग आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इट इज दैट वेरिएबल विच वी मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो में होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। समझ आया? अब टाइम पीरियड, क्या इसमें कोई टाइम पीरियड होता है? नहीं।
इसमें कोई टाइम पीरियड है? बस एक साल ही तो पकड़ा, 2021 2012, इसमें कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता। क्या इसमें टाइम पीरियड होता है? जी हाँ, कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या करना है, मुझे मेजर करना है, इसे बोलते हैं फ्लो। समझ आया? अगला कॉन्सेप्ट। अब मुझे खुद बताओ कौन सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, कौन सा छोटा कॉन्सेप्ट है? ऑब्वियस सी बात है फ्लो, जिसे हर दिन या ड्यूरिंग द टाइम मेजर करा जा रहा है वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है, और जिसे सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पकड़ के मेजर कर दिया वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मीनिंग स्मॉल। तो कॉन्सेप्ट इट इज अ स्टैटिक और इट इज अ डायनामिक। अब आता है एग्जांपल स्टॉक के कुछ एग्जांपल, जैसे कैपिटल स्टॉक हो गया, बैंक का बैलेंस अभी बताया, और इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी ड्यूरिंग द टाइम मेजर करी जाती है। और अगला आ गया कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीपी वगैरह वगैरह। समझ आया? तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, चलिए अब इधर मेरी बात सुनिए। हमने अभी लास्ट डिफरेंस सीखा था किसके बीच का? स्टॉक और फ्लो के। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आया हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, इसको भी ढंग से करके जाना। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम क्या होती है? कोई मुझे बताएगा फैक्टर इनकम क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनको जो भी इनकम रिसीव होती है ये क्या बन जाती है? हमारी फैक्टर इनकम। तो इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन क्या है? तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो भी इनकम रिसीव होती है अपनी सर्विसेज रेंडर करके, अपनी सर्विसेज देके, वो इनकम हमारी क्या बन जाती है? फैक्टर इनकम। क्या बन जाती है हमारी? फैक्टर इनकम। इट इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ आया? अगला आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? वन साइडेड इनकम। मींस अगर मैं आपको चीज बोलूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे फीस दे रहे हो, तो ड्यूल एक्सपेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सपोज गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दी है, क्या उसके बदले में आपने गवर्नमेंट को कुछ दिया? अब आप कहोगे हमने मार्क्स ला के दिए, मैं वो नहीं कह रहा। आपके पढ़ने का मकसद स्कॉलरशिप लेना थोड़ा था, अच्छे मार्क्स लेना था ना, लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दे दी। तो ये कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम। वन साइडेड डायरेक्ट, जिसमें दूसरी साइड से कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विसेज, इट इज वन साइडेड इनकम। समझ आया? तो ये होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। अब कॉन्सेप्ट, कौन सा कमाने वाला कॉन्सेप्ट है? फैक्टर इनकम वाला। कौन सा रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है? रिसिप्ट मींस मिल गया, ट्रांसफर इनकम। समझ आया? रेसिपिएंट्स, ये मतलब किसको मिलती है? फैक्टर इनकम किसको मिलती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। ये किसको मिलती है? या तो हाउस होल्ड को मिल गई, जैसे बाहर से किसी ने भेज दी, इनकम भेज दी वगैरह वगैरह, या गवर्नमेंट को किसी दूसरी गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दिया, जैसे कोविड में था ना कि इस कंट्री ने इस कंट्री को एक ग्रांट दे दिया, मदद कर दी, ये ट्रांसफर इनकम में ही आता। समझ आया? जैसे लोन दे दिया, तो लोन के बदले में वैसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कुछ पैसे लोन माफ कर दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। अगला आता है एग्जाम्पल। आपके फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल कौन कौन से है? रेंट, किसके बदले में मिलता है रेंट? लैंड। वेजिस, लेबर। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कैपिटल और प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर। समझ आया? अगला आता है ट्रांसफर इनकम, जैसे स्कॉलरशिप मिल गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल गया वगैरह वगैरह। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। चलिए इधर मेरी बात सुनिए। तो दो डिफरेंस अब आप कर चुके मेरे साथ, स्टॉक एंड फ्लो, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। लास्ट डिफरेंस बचा है अब आपका इस चैप्टर में ये करने के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप अपनी 9th-10th में पढ़कर आ चुके हो, बस मुझे आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? विच आर नॉट रेडी टू यूज, इनके अंदर अभी और वैल्यू ऐड होनी होती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया वगैरह वगैरह। ये क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? विच आर रेडी टू यूज, और ये किसके लिए होते हैं? फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। समझ आया? मींस इन्हें फाइनली क्या कर लिया जाता है? यूज कर लिया जाता है। वैल्यू एडिशन, किसमें वैल्यू एडिशन होना होता है? और इंटरमीडिएट गुड्स में और वैल्यू एडिशन होना होता है, लेकिन फाइनल गुड्स में कोई और वैल्यू एडिशन नहीं होना होता। वैल्यू एडिशन का मीनिंग होता है और प्रोसेसिंग, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंटरमीडिएट गुड्स को जब प्रोसेस करा जाएगा, यही इंटरमीडिएट गुड्स आगे जाके क्या बन जाते हैं? फाइनल। समझ आया? नेशनल इनकम, किनकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट करी जाती है? सिर्फ फाइनल गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स की नेशनल इनकम में वैल्यू काउंट नहीं करी जाती। लेकिन इसमें मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाया था। आपने कोई इंटरमीडिएट गुड खरीदा और वो 1 साल तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, उसको यूज में नहीं लिया, तब आप उसके जो उसकी वैल्यू होगी 1 साल बाद नेशनल इनकम में काउंट कर लोगे। समझ आया? ये पॉइंट इतना नेसेसरी नहीं है, अभी इससे रिलेटेड कोई इतना आता नहीं है। तो मैंने क्या बताया? इंटरमीडिएट गुड्स की नेशनल इनकम में वैल्यू काउंट नहीं होती है, लेकिन फाइनल गुड्स की नेशनल इनकम में वैल्यू काउंट होती है। समझ आया? तो मैंने अभी आपको बताया गुड्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, इंटरमीडिएट और फाइनल। अब इंटरमीडिएट गुड्स तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उनके कोई टाइप्स नहीं होते, लेकिन फाइनल गुड्स 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके कंज्यूमर गुड्स, दूसरे होते हैं आपके कैपिटल गुड्स।
कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ऑब्वियसली बात है, नाम पढ़ के समझ आ रहे कंज्यूमर गुड्स, ये किन के लिए होते हैं? उपभोक्ताओं के लिए होते हैं, जो हम कंज्यूमर होते हैं, आम लोग। हमारे लिए 4 तरह के गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स जानते हो क्या होते हैं? जिनकी लाइफ तकरीबन 5 से 10 साल होती है, जैसे आपके घर के बर्तन वगैरह वगैरह, जो भी चीजें आपके घर में 5 से 10 साल तक चल जाती हैं, ड्यूरेबल गुड्स। आपके घर के बर्तन हो गया, मशीन हो गई वगैरह वगैरह। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है? जिनकी लाइफ 6 महीना, 1 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल, इससे ज्यादा नहीं। ये क्या होते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। जैसे कपड़े हो गए, और अगर छोटी मोटी घर में जो और चीजें होती है, सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 1 या 2 दिन होती है, जैसे घर में पड़ी हुई सब्जियां, दूध, मक्खन वगैरह वगैरह, ये सारी क्या होती हैं? नॉन ड्यूरेबल। और लास्ट आती है आपके पास सर्विसेज, जिसमें कोई गुड्स एंड सर्विस, गुड्स नहीं होते, बस आप किससे क्या लेते हो? सर्विस लेते हो, और सर्विस के बदले में क्या देते हो? उसकी पेमेंट देते हो। समझ आया? ठीक है ना? तो समझ आया। फाइनल गुड्स का सबसे पहला टाइप कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स कितने तरीके के होते हैं? 4। सबसे पहला ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ 5 से 10 साल होती है। दूसरी होती है सेमी ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ 1 से 2 साल होती है। फिर आती है नॉन ड्यूरेबल, जिनकी लाइफ 1 या 2 दिन होती है। और लास्ट आती है आपकी सर्विसेज। अगले आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मैं आपको चीज बोलता हूं, फैक्ट्री में ब्रेड की प्रोडक्शन हो रही है, और जिस मशीन से प्रोडक्शन हो रही है वो भी तो गुड्स ही है इकोनॉमी के लिए, वो भी तो बनी होगी, बिकी होगी, तो वो क्या है? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। तो चलिए एक बार आप दोबारा मेरे साथ रिपीट करिए। टोटल गुड्स आपके पास कितने तरीके के होते हैं? इंटरमीडिएट और फाइनल। फाइनल गुड्स कितने तरीके के होते हैं? 2। पहले कंज्यूमर गुड्स, दूसरे कैपिटल गुड्स। आपके जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के। सबसे ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ठीक है ना? और लास्ट आपके आते हैं कैपिटल गुड्स के कुछ एग्जांपल, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए हमने मोस्टली इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया है। अगली क्लास से आपका शुरू होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है ना? चलिए अब जा सकते हैं। बाय।